ओके, रीडिंग हो गई क्या? वंशिका, यस सर। श्रेयसी, अयान? नो सर। ओके ओके, ठीक है, कर लो। ओके, इज इट डन नाउ? यस सर। अयान? Yes, sir. Okay, right. So let us see what the passage is about. So first and foremost, यार ये बड़ा बोरिंग पैसेज है ना? मतलब it is very boring. For me it is very boring. For you or someone it might be interesting, but I feel for majority of the people they will say ये boring passage है. Can you tell me why are we finding it boring? अगर आपको बोरिंग लगा है या अच्छा लगा है तो आप अपने व्यूज दो। आपको अच्छा लगा है तो क्यों लगा है, बोर लगा है तो क्यों लगा है? तो जरा बातचीत करके समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो यू कैन गिव योर व्यूज। अयान, श्रेयसी, वंशिका, सेजल तो अभी अभी ज्वाइन की है, तो उसने पैसेज पढ़ा नहीं है। वंशिका, कैसा लगा पैसेज? सर थोड़ा बोर लगा क्योंकि बहुत हिस्ट्री में चले गया था एंड एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बार बार कंटिन्यू बताया जा रहा है। ओके, किस चीज के बारे में क्या बता रहा है? सर जैसे जो भी पावर्स रहती है यानी जो हम्म। पास्ट सेंचुरीज में जो भी पावर्स गवर्नमेंट के पास एंड बाकी सबके पास रहती थी उसके बारे में बता रहे हैं, लेगिटीज एंड ओके, ऑल। ठीक है। बार बार वही वही चीज लग रही है, घूम जा रहे हैं हम, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। ठीक है, ओके। अयान, तुम्हारी व्यू क्या है पैसेज को लेके? सर बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ओके, तुम्हें अच्छा लगा बुरा लगा? ठीक था। ठीक था, ओके। चलो, श्रेयसी? सर ठीक था। मतलब इसमें जानने को मिला कि सेनेट्स का क्या, सेनेट्स होते क्या है, और ये भी कि हर बार हर जगह खाली सेनेट्स के बारे में बताया गया है कि ये पावर हाँ, होती है, इनके अंडर होते हैं, एडवाइस कर सकते ठीक हैं, ये सब। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुम लोगों के ऑब्जर्वेशन सही हैं, सबने अपने अपने जो रीजन दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब ये बोरिंग अगर लग सकता है तो क्यों लग सकता है? उसका रीजन है कि बहुत सारे फैक्ट्स दिए हैं। जो जो अयान ने बोला कि सर बहुत सारे फैक्ट्स की बात कर रहा है। तो जब फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो वो ओवरवेलमिंग लगने लगता है। ओवरवेलमिंग मतलब वी आर परहैप्स लिटिल बिट कंफ्यूज कि यार ये हर जगह एक ही बात कर रहा है क्या, कि अलग अलग बात कर रहा है। तो हमें वो समझ में नहीं आता है। टू मेनी फैक्ट्स क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो इसमें थोड़े से फैक्ट्स ज्यादा थे, ये एक प्रॉब्लम थी। ओके। दूसरा, अब सबने सही पकड़ा, बात तो वो एक ही की कर रहा है, वो सेनेट के बारे में बात कर रहा है। राइट, सो द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ सेनेट। सेनेट का पावर जो है उसके बारे में बात कर रहा है ये पूरा पैसेज। ओके। तो अच्छा, उसके बारे में क्या बात कर रहा है इतनी? ये बात कर रहा है कि इनके पावर कैसे कैसे चेंज हुए विद द टाइम। समय के साथ साथ कैसे चेंज हुए अगर देखो, तो ये बोल रहा है ड्यूरिंग द हेडे ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज फॉर द सेनेट एंड नोबिलिटी, it was the norm for members of a relatively few families to hold the office of councils and censor. अब हमें ये सब मीनिंग ठीक से नहीं पता, ये ठीक से पता नहीं। पावर प्रेस्टीज तो समझ में आ गया, बट हमें इतना तो समझ में आ ही रहा है
कि ड्यूरिंग द डेज ऑफ सेनेट, जब उनके पावर के दिन थे, तो कुछ ही फैमिलीज ऑफिस होल्ड करती थी। ऑफिस क्या, गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर रही होगी, वो पूरा पैसेज पढ़ोगे तो धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा। एट द सेम टाइम इनके क्या क्या पावर थे, फिर बात किया। फिर बोल रहा है कि लेट 4th सेंचुरी में इनके पावर का क्या हुआ, है ना। तो ये इन अ वे क्या कर रहा है, ये सेनेट के पावर विद द टाइम कैसे कैसे बदले, उनके बारे में पैसेज बात कर रहा है। ये इसके बारे में बेसिकली बात कर रहा है। ठीक है, यहां पर हमें बहुत से चीज लाइंस हो सकती समझ में नहीं आई हो, चलेगा। आपको सारी लाइन समझ में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ओवरऑल पैसेज किस बारे में वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस दिए जाते हैं। यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड चेक दी ऑप्शन। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें है, द द फ्रेज सेनेटस कंसल्टम इन द पैसेज मीन्स। इस पैसेज में सेनेटस कंसल्टम की मीनिंग क्या है, ये आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो क्या है भाई, कोई लगाए हो क्या आंसर? क्या लग रहा है कि जगह में जाकर के पढ़ना पड़ेगा वापस उसको? हमेशा पढ़ लेना ज्यादा बेहतर होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, चलो देखते हैं। यहां पर दिया है, हमें ढूंढना पड़ेगा। एट द सेम टाइम कंसेंसस ऑफ सेनेटर्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेक्री एक्सरसाइज्ड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिसी मेकिंग। देखो तो ढूंढो कहां पर दिया है कंसेंसस, सेनेटस कंसेंसम, क्या वर्ड पूछा था हमसे? Sir, वी हैव टू opinion in फाइंड the दैट form of an सेनेटस कंसल्टम। advisory Sir, an degree. advisory degree. ओके, कहां पर है ये? Sir, opinion in the form of an advisory degree line जो है। हाँ, ठीक है, राइट। तो ये एक क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक आइडिया क्वेश्चन ना। ये एक पर्टिकुलर जगह से उठाया हुआ है, हमें वहां पर जाकर के उसे पढ़ना होगा और पढ़ करके मार्क करना होगा। ठीक है, राइट। ये यहां पर दिया हुआ है, एट द सेम टाइम द कंसेंसस ऑफ सेनेटर्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेक्री एक्सरसाइज द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और पॉलिसी मेकिंग। और आगे जाकर के हमें यहाँ पर देखेंगे तो ये यहां पर दिया है नेक्स्ट वाला, इसी का बाद, इन द फॉर्म ऑफ एडवाइजरी डेक्री और सेनेटस कंसल्टम। ये एग्जैक्ट वर्ड यहां पर था, यहां पर इसका वेरिएशन था, सेनेटस कंसल्टम और एडवाइजरी डेक्री। तो आंसर क्या मार्क करोगे? An advisory ऑप्शन, degree. C. ओके, आंसर इज सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। According to the information in the passage, each of the following is an accurate statement about the Senate except, सेनेट के बारे में हर स्टेटमेंट सही है, एक नहीं है, वो वाला हमें पकड़ना है। तो आप मुझे बताओगे कि क्या है वो। आपको चाहिए तो मैं पैसेज में वापस चले जाता हूं, आप एक बार रीड कर लो या लुक एट दी ऑप्शंस फर्स्ट। आपको मैंने वैसे आपके ग्रुप में ये वाली शीट भेज दी है, सो दैट यू कैन जस्ट लुक एट इट। क्या लग रहा है आंसर? ऑप्शन पढ़ लिए चारों? अब ऑप्शन एक बार पढ़ लिए, अब हम वापस पैसेज में जाते हैं और देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। दिस इज अगेन अ स्पेसिफिक आइडिया क्वेश्चन। नॉट, ट्रस्ट मी, आप पैसेज कितना भी स्लो पढ़े होगे, आपको ये याद नहीं रह सकता कि एग्जैक्टली क्या चीजें दी है, बिकॉज सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। तो ऑलवेज इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू कम बैक एंड रीड द पैसेज। देखते हैं। Since the late 4th century, the Senate had taken for itself a wide range of rights and privilege that enabled its member to exercise considerable influence over public affairs. ये वाला ऑप्शन दिया हुआ था क्या? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो है इनका पावर, तो ये नहीं होगा। In the years following the Second Punic War, the Senate determined the task that magistrate would perform. ये भी दिया हुआ है। Fix the fund for the governors, तो ये भी दिया हुआ है। तो बचा हुआ कौन सा ऑप्शन बचा हमारे सामने? The Senate Sir, implemented the D. policies. Answer is option number D, because all others are given in the
पैसेज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में रेफर करना ही पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट वाला, द पैसेज प्रिंसिपली इंटेंड्स टू, पैसेज का पर्पस क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज अ ब्रॉड आइडिया बेस्ड क्वेश्चन। इसके लिए आपको पैसेज फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। पैसेज का पर्पस क्या है वो आपसे पूछा गया है, तो उसके लिए पैसेज पूरा पढ़े तो फिर तो यही बात हो गई कि मूवी देख के निकले, पूछा किसी ने कि क्या समझ में आया, तो आप बोले एक बार और मूवी दिखाओ तब। ये नहीं है। दिस इज अ ब्रॉड आइडिया क्वेश्चन। टेल मी, व्हाट इज द पैसेज ट्राइंग टू डू? Explain the working of the In Senate. the work of the Roman Senate. ओके, explain the working of Senate, explain the power of senators, ये हटा देता हूं, एलुसिडेट द पावर ऑफ रोमन्स, रोमन्स के बारे में नहीं, पैसेज किसके बारे में है? सेनेट के बारे में है। एलुसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन, तो वो वर्ड तो ठीक था, मैं इसलिए उसको मार्क के ताकि आपको बता सकूं। एक्सप्लेन द पावर ऑफ द रोमन्स तो नहीं है। बाकी अपने आंसर्स बताएं प्लीज। Sir, ऑल अदर्स option. प्लीज टेल मी योर आंसर। Sir, A option. ऑप्शन ए। ओके, अयान क्या आंसर है? सर ए। ए, ठीक है। आप एक बात बताओ, इस पैसेज में उनके काम करने के तरीके के बारे में बात हुई है कि उनके पास क्या क्या वो पावर्स क्या थे उसके हाँ, बारे में बात हुई पावर्स है? के बारे में बात हो रही है क्योंकि पावर्स एक बार 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 फिर, चेंज। एग्जैक्टली उनकी किस चीज के बारे में बात हुई है कि वो क्या क्या काम करते थे? एक्सप्लेन दी वर्किंग का मतलब क्या होता है पता है? काम करने का तरीका। यहाँ पे उसकी बात नहीं है। बात क्या हुई है कि पहले वो ये चीज किया करते थे, फिर बाद में ये चीज किया करते थे, मतलब उनके पास कौन कौन से पावर थे, व्हाट वाज द वर्क दैट दे यूज्ड टू डू। इट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर वर्किंग। वर्किंग मतलब काम करने का तरीका होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो लुक हाउ क्लोजली दी ऑप्शंस आर फॉर्म। एग्जाम में ऑप्शंस बड़े क्लोज बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, अ सर, सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, हाँ बोलो। सर सेनेट और सीनेटर्स में फर्क क्या होता है? नहीं, सेम है बेटा वो। ठीक है, सेनेट इज जैसे पार्लियामेंट है वैसा सेनेट है, और सेनेटर मतलब पार्लियामेंटेरियन, मतलब वो इंसान के लिए हो गया। ठीक है, यस सर। अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज विल बी, ध्यान रखेंगे टाइटल आपका जो भी है दैट शुड ऑलवेज टेल यू द मेन आइडिया, और मेन आइडिया आप निकाल लियो क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मेन आइडिया निकाल लिया है कि वो सेनेटर्स के पावर के बारे में है। तो इनमें से जो भी टाइटल मार्क करोगे वो उसका कुछ तो रिफ्लेक्शन दे रहा हो, सर वो ऑप्शन आपको सी। मार्क करना है। यस, आंसर्स क्या क्या नहीं हो सकते ये हटा देता हूं। द रोमन हेरारकी, ठीक है। राइट आंसर, द सेनेट इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट? क्योंकि ये उसके पावर का यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो ये इनकम्प्लीट लग रहा है। या तो ए होना चाहिए या सी होना चाहिए। आप लोग बोलो क्या मार्क कर रहे हो सब जल्दी से। सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द प्रेस्टीज ऑफ द रोमन सेनेटर्स। ठीक है, शुरू वाली लाइन में भी लिखा था द पावर एंड प्रेस्टीज, शुरुआत वहां से की थी। ओके, चलो पैसेज 2 करते हैं। अयान, आप क्योंकि ग्रुप में एडेड नहीं हो तो आपको ये शीट नहीं मिली होगी, मैं आपको व्हाट्सएप करवा दे रहा हूँ। उसी नंबर पे व्हाट्सएप करवा दूं क्या, जिसमें लिंक भेजे थे? यस सर। ठीक है, वैभव आपको भी मैं ग्रुप में या बोलता हूँ, आपको भी वो भेज देंगे अभी, ताकि आप ये पैसेज पढ़ सको, अपनी स्पीड से पढ़ सको। ठीक है, ओके। सो अगेन 3 to 4 minutes टाइम टू रीड दिस पैसेज।
Okay, done. Passage reading. Yes, sir. Everyone, Ayan, Yes, Sijal, sir. Vaibhav, Yes, Vanshika. sir. Yes, sir. Yes. Okay, okay. Vaibhav. Yes, sir. Okay. Now, as compared to the previous one, ये थोड़ा relatively personally मेरी choice थोड़ी मतलब better लगा. पिछला थोड़ा ज्यादा factual था. Although this is also a factual passage, but there are few things that make it interesting. What it basically talks about is Lord Shiva. एंड उनके बारे में बता रहा है कि उनको डांसर और किंग ऑफ एक्टर्स बोला जाता है. ये कुछ लाइन इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक आ गई थी. ही हिमसेल्फ इज एन एक्टर एंड ऑडियंस. देन देयर इज समथिंग हियर आल्सो. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी किसी का कंपैरिजन होता है ना, एक का किसी और से कंपैरिजन होता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा. एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा कि ये कंपैरिजन क्यों किया गया है. ठीक है. देन एट द लेटर पार्ट, very easy passage, because it tells me directly that there are 3 types of dance that I will discuss. है ना. तो वो 3 तरीके के डांस के बारे में डिस्कशन कर रहा है. आपको एक एक चीज ठीक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन विल कम, यू विल ऑलवेज रेफर बैक. ठीक है, करना ही पड़ेगा. बट ओवरऑल यू नीड टू रिमेंबर द पैसेज इज अबाउट लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिवा इज नोन एज Lord of Dance, and the various form of his dance is being talked about in the passage. Okay, चलो क्वेश्चन देखते हैं. आपको कोई वर्ड का मीनिंग जानना होगा तो भी पूछ सकते हो. Now the first question itself is, the author says that Shiva is the eros protagonist of the Lucian. This suggests that. Take your time, tell me the answer. What according to you is the answer? Author ने बोला है Shiva is the eros protagonist of Lucian. We do not know who this person is. Nobody knows. Of course we don't know in the class, so we do not know who this person is. As a student you do not know, so don't worry about it. Just look at it from the logical angle कि ये क्या करने की कोशिश की जा रही है. सर ऑप्शन सी. ओके, और दूसरे लोग अपना आंसर दें. सर डी. हाँ, डी. ओके, चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे. पता है, इस तरीके की बात हो रही है जैसे कि क्लास में हो सकता है ना. क्लास में आपके बात होती होगी, बहुत कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मान लो क्लास में, तो उसके लिए उसका आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हो. तो किसी इंटेलिजेंट इंसान का नाम बताओ तो जिससे कंपैरिजन होगा. इंटेलिजेंट वेल नोन पर्सन, किसी का नाम लो. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. ओके फाइन, ठीक है. तो मान लो क्लास के कोई एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो काफी मतलब साइंस वगैरह में इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए आप बोल रहे हो फॉर एग्जांपल उस पर्सन का नाम ए है. ठीक है, एबीसी उसका नाम है. सो एबीसी इज द डॉक्टर एपीजे कलाम ऑफ माय क्लास, है ना. आप इस तरीके से बोल रहे हो. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपने ये वाला कंपैरिजन क्यों किया है. यार बड़ा सिंपल हो जाता है. अब तो आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि वो वैसा ही काम कर रहा है जैसे एपीजे कलाम काम करते थे. तो समझो इस चीज को. इरोस प्रोटोगनस वाज द नेम गिवन टू शिवा बाय लूसियन. ये तो नहीं, मतलब शिवा को ये नाम लूसियन ने दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है. ये तो बोला शिवा इज द इरोस प्रोटोगनस ऑफ लूसियन. बोलने का मतलब है ए बी सी इज द एपीजे कलाम ऑफ माय क्लास. हाँ, ऑफ माय क्लास. सिंपल लॉजिकल सेंटेंस बना रहा हूं. Shiva's dance had erotic overtones. कोई लेना देना नहीं. Shiva's dance was the manifestation of primal rhythmic energy. बोला है पैसेज में बोला है, बट क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है मुझसे. क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग दिस. ठीक है, राइट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सेजल समझ में आया? Yes, शायद sir. तुम्हारा डी था, सॉरी सी था. ओके, बाकी सबको समझ में आया वाई आंसर इज ऑप्शन डी. Yes, sir. यस. ओके, बढ़िया. What does the author mean when he says he himself is the actor and audience? फर्स्ट वाले पैराग्राफ में बोला है. सबके पास शायद शीट आ गई है. अब मैंने बोल तो दिया था, आ गई होगी, नहीं तो भी एक बार चलते हैं यहाँ पर देखते हैं.
फर्स्ट पैराग्राफ में ही बोला है, अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ शिवा इज नटराजा, लॉर्ड ऑफ डांसर्स और किंग ऑफ एक्टर्स, द कॉस्मोस इज हिज थिएटर, देयर आर मेनी डिफरेंट स्टेप्स इन हिज रेपेटोर। रेपेटोर मतलब होता है उनकी उनके पास में, रेपेटोर मतलब जो पूरे टूल्स का कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं। ही हिमसेल्फ इज एक्टर एंड ऑडियंस, वही एक्टर भी है वही ऑडियंस भी है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? ओके, टेल मी द आंसर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। He dances as well as watches the dance of the cosmos। और कुछ आंसर? क्या क्या नहीं हो सकता हटा देते हैं। He dances and other dances his honor, ये तो कुछ भी है, ठीक है। शिवा both acts and is acted upon, बताओ जल्दी जल्दी आंसर। सेजल का मिल गया है मेरे को और अयान का मिला है, दो लोगों का मिला है, और लोगों का आंसर मुझे चाहिए। सर ऑप्शन सी होगी। ओके, वंशिका, वैभव, सर सी। राइट बेटा, सी इज द राइट आंसर। He dances as well as watches the dance। क्यों बोला ना, he is the actor and the audience, एक्टर भी वही है ऑडियंस भी वही है। फिर से सेजल, दूसरी बार ये गलती आज कर रही हो तुम। तुमसे तो ये पैसेज में दिया है ना, ऐसा थोड़ी ना पैसेज में नहीं दिया, दिस इज गिवन, बट व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग मी, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज आस्किंग कि इसका मतलब क्या है। तुम मार्क कर रहे हो कि उसके पास में एक लाइन दी हुई थी जो बोल रहा था कि उनके पास काफी सारे स्टेप्स हैं, he himself is actor and audience। यहां पर पूरी चीज पढ़ो, कॉस्मोसिस इज थिएटर, उनका थिएटर है, वो एक्टर भी है, ठीक है, राइट। तो पूरी चीज को कॉन्टेक्स्ट में अगर समझो तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। द वर्ड प्राइमल इन द पैसेज कैन बी बेस्ट रिप्लेस्ड बाय, उनको प्राइमल बोला है, प्राइमल बोला है रिदमिक एनर्जी के लिए। ये वाली लाइन थी शायद, शिवाज डांस वॉज द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइमल रिदमिक एनर्जी। प्राइमल का मीनिंग क्या है? अब ये कॉन्टेक्स्ट में गैस करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर नहीं पता है तो। सर ओरिजिनल। यस, प्राइमल का मतलब होता है ओरिजिनल। वो क्या बोल रहा है, शिवा जो है वो सोर्स ऑफ डांस, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स इज ओरिजिनल, ठीक है, राइट। प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत ही अर्ली स्टेज में कोई चीज हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रहा है बट मीनिंग नहीं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो चलते हैं, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है रीड करने के लिए, आराम से टाइम लेकर के रीड करो, ठीक है। सिर्फ मेन क्या बोलना चाह रहा है उसको समझो, हर लाइन का मीनिंग समझोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन मैसेज दैट इट इज ट्राइंग टू पास, ओके।
Okay, done passage. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Now, if you compare this passage with the previous two passages, this is slightly difficult, particularly the first paragraph. इसके बाद से मे भी चीजें समझ में आ गई होंगी, यहां से यहां तक के मतलब सेकंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ पे रिलेटिवली इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट. द फर्स्ट पैराग्राफ, दैट टू द फर्स्ट फ्यू लाइंस, they were written in a manner, they are written in a manner जो थोड़ी सी difficult to comprehend है. But we also need to understand कि वहां पर उसने लैंग्वेज भले डिफिकल्ट बनाई हो बट मैसेज सिंपल है. मैसेज अगर समझ में आ गया तो हमें बाकी वर्ड से मीनिंग मतलब नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब ये स्टार्ट कैसे किया, चलो मैं इसको पूरा समझाऊंगा आप, बट उसके पहले आप लोग बताओ व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट दिस पैसेज, क्या समझ में आया इसमें, किसके बारे में है, क्या बोला है. यस, ओके. सर इसमें वैभव, यू वांट टू स्पीक? श्रेयसी, एक मिनट. वैभव, तुम बोलना चाहोगे क्या पहले? वैभव, आपका अनम्यूट हुआ था इसलिए मौका दे रहा हूँ. श्रेयसी तो हर बार बताती है, जवाब देती है. इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन स्पीक. No, sir. ओके, श्रेयसी कंटिन्यू. सर इसमें पोइट्स के बारे में बताया गया है कि जब वो मतलब अच्छा करने लगते हैं, उनको अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता चलता है, तो मतलब वो कैपेबिलिटी अकम्प्लिश हो जाती है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ही हमने समझा ही नहीं है फिर पैसेज को. कोई और थोड़ा सा बताएगा? सर जिन पोएट्स के पास बहुत बड़ा करने का पोटेंशियल रहता है उनका फेट साथ नहीं देता। क्या हो जाता है उनके साथ? फेट साथ नहीं देता, सही बोल रहे हो, बट पर्टिकुलरली बोला है वो उनके साथ कुछ हो जाता है ना. ये तीन पोएट्स के बारे में क्या बोला है, तीन पोएट्स जिनके बारे में बात हुई है उनके बारे में क्या बात की है, क्या कॉमन है इन तीनों में? कि एक यंग अब एज में मर जाता तो यंग एज में डेथ हो गई. तो फेट में क्या बोलना चाहिए, फेट में बोलना चाहिए डेथ हो जाती है यंग एज में. ठीक है, राइट. तो ये बोलने की कोशिश किया है. बेसिकली पैसेज में बोल रहा है काफी सारे ऐसे पोएट्स, सारे नहीं बोल रहे, काफी सारे ऐसे पोएट्स हैं जो जब अपने परफॉर्मेंस के पीक में रहते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है. लोग इनकी डेथ को का दुख मनाते हैं, ऐसा बोला उसने. ठीक है, फिर उसने बोला ऐसे ही तीन ऑथर्स के, तीन पोएट्स के बारे में मैं बात करूंगा. सच रिफ्लेक्शन फोर्स्ड अपॉन अस बाय द लाइव्स ऑफ थ्री ग्रेट इंग्लिश पोएट्स. ये वाली चीज बोल रहा है, जो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने चीज बोली है वो मैंने इन तीन ग्रेट पोएट्स की लाइफ को देख के बोली है, ऐसा बोला. सच रिफ्लेक्शंस आर फोर्स्ड अपॉन अस बाय द लाइव्स ऑफ थ्री ग्रेट इंग्लिश पोएट्स ऑफ दिस सेंचुरी. ये जो पूरा फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है, ये जो कंक्लूजन फर्स्ट पैराग्राफ में दे रहा है, बोल रहा है मैं इन तीन पोएट्स की लाइफ को देख करके बोल रहा हूं. पहला बायरन, दूसरा शैली और तीसरा कीट्स. इन तीनों के बारे में इसने बोला कि ये तीनों 36, 25 और कीट्स का कितना एज नहीं दिया है क्या, ना कीट्स का 25, शैली का 30, ये तीनों की एज दिया है. और बोल रहा है कि जब वो अचीव कर रहे थे कुछ बड़ा तो इनकी डेथ हो गई, ऐसा बोलने की कोशिश किया है इसने. ठीक है, अच्छा इन तीनों में इसका कोई इसका बायस किसी के तरफ लग रहा है क्या, कि तीनों में ये ज्यादा अच्छा था, ऐसा कुछ बोला है क्या? देखो ठीक से बताओ. है। किड्स कीट्स को बोला है? नहीं नहीं, कीट्स को नहीं बोला है, शैले को बोला है. चलिए। शैली को बोला है. देखो, शैलीज अर्ली डेथ इज मोर टू बी रिग्रेटेड. बोल रहा है इसकी अर्ली डेथ ज्यादा रिग्रेट करने वाली है. उसकी तारीफ क्या, हिज फैकल्टीज वेर फार मोर कॉम्प्लेक्स एंड हिज एम्स वेर मोर एम्बिशियस देन देयर्स. फिर बोल रहा है मैं उसका काफी बड़ा एडमायरर रहा हूं. तो इसके बोल रहा है तीनों अच्छे थे लेकिन ज्यादा अच्छा ये था तीनों में. ठीक है, ऐसा बोला. अब एक एक चीज को हम समझते हैं जो आपको दिक्कत दे रही थी, आप समझो. इट इज वर्स देन यूजलेस टू डिप्लोर द इररेमेडिएबल. अजीब सी लाइन है, ब्रेक करके पढ़ते हैं.
इट इज वर्स देन यूजलेस। यूजलेस से भी वर्स है। यूजलेस का मतलब सब जानते हैं, बेकार। बोल रहा है यह काम तो बेकार से भी बेकार है। इट इज वर्स देन यूजलेस। तो अभी किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ऑथर के हिसाब से वो बहुत ही नेगेटिव काम है ना? हम बोल सकते हैं इट इज वर्स देन यूजलेस टू डिप्लोर द इररेमेडिएबल। इररेमेडिएबल का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? इररेमेडिएबल सर जिसको क्योर ना किया जा सके। बिल्कुल। रेमेडी का मतलब पता है? रेमेडी का मतलब होता है सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन हो। इररेमेडिएबल का मतलब नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो। ये होता है इररेमेडिएबल, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, दैट इज इररेमेडिएबल। तो क्या बोल रहा है पता है? ये बोल रहा है कि ये तो यूजलेस से भी बेकार चीज है कि आप ऐसी चीज को डिप्लोर करो जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो अब हमें डिप्लोर की मीनिंग गेस करना पड़ेगा। डिप्लोर की मीनिंग होती है क्रिटिसाइज करो या ब्लेम करो या रोना रो। बोल रहा है यार ऐसी चीज का रोना रोना जिसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, ये तो खराब से भी खराब है। मतलब बेसिकली बोल रहा है जो चीज सुधारी नहीं जा सकती उसका रोना क्यों रो रहे हो। ये लाइन समझ में आई? यस और नो, प्लीज टेल मी यस सर। एवरीबॉडी। वैभव, यस सर। Yes, sir. है ना? तो ऐसा बोला। बोल रहा है इसके बावजूद, येट नो मैन बोल रहा है इसके बावजूद हम जो माइटी पोएट्स है उनकी डेथ को मोर्न करते हैं। मोर्न करते हैं मतलब उनका दुख मनाते हैं। येट नो मैन प्रोबेबली हैज फेल्ड टू मोर्न द फेट ऑफ माइटी पोएट्स। माइटी पोएट्स के फेट को हम मोर्न करना नहीं भूलते हैं। whose dawning gave the promise of a glorious day but who passed from the earth while yet the light that shone in them was crescent। अरे बाबा, वेरी कॉम्प्लेक्स, ब्रेक करके समझना पड़ेगा। whose dawning gave the promise of glorious day। dawn, DAWN, dawn किसको बोलते हैं? उगते हुए सूरज को dawn बोलते हैं ना। सुबह का समय जब सूरज उग रहा होता है, दैट इज dawn। तो बोल रहा है ये ऐसे पोएट्स की मैं बात कर रहा हूं जो उगते हुए सूरज थे। प्रॉमिस कर रहे थे कि आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा, मतलब उनका पीक परफॉर्मेंस आने वाला था। बड़े प्रॉमिसिंग लोग थे ये। लेकिन वो दुनिया को जल्दी ही छोड़ करके चले गए। व्हेन देयर वाज क्रिसेंट। क्रिसेंट क्या होता है? वो मून का, न्यू मून के पहले वाला एक पार्ट होता है ना, क्रिसेंट। तो बोल रहे हैं अभी तो वो ठीक तरीके से दिन भी नहीं आया था और ये हमें छोड़ करके चले गए। दैट द वर्ल्ड शुड नो मार्लो जॉर्जिनो। अब ये भाव, ये नाम हमने सुने नहीं, बट अब तो समझ में आ गया कि यार ये बोलना क्या चाह रहा है। अब ये एग्जाम्पल्स होंगे उनके। बोल रहा है कि MGR और M, हम सिर्फ इनको उनके लाइफ के अर्ली काम से जानते तो कैसा होता, मतलब ये लोग तो ठीक ठाक जिए होंगे। अब एग्जाम्पल दे रहा है ये, ठीक है? सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा है कि मिल्टन को अगर उसके सिर्फ अर्ली काम से जाने जाते तो हमें अच्छा काम देखने को नहीं मिलता। बाप को अगर उसके अर्ली काम से जानते तो अच्छा काम देखने को नहीं मिलता। तो ये पूरा का पूरा था यूजलेस। ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा था कि यार क्या होता अगर इतने बड़े बड़े लोग पहले ही छोड़ के चले जाते। ये लोग लंबा जिए। ये बेसिकली बोलने वाला है ये तीन बेचारे जल्दी चले गए, इनका हम अच्छा काम नहीं देख पाए। समझ में आया? ठीक है। अब एक एक की फिर उसने तारीफ की है और सबसे ज्यादा तारीफ फिर जो है वो शैली की है। गॉट इट? हाउ इज द पैसेज बिन रिटन? समझ में आया? एक बार और देख लो, बिकॉज अच्छा लिखा है तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। डिफिकल्ट है, जो इजी था उसमें मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। कैन आई मूव टू द क्वेश्चंस नाउ? प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। ओके, चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो।
विच ऑफ द ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? हमने पकड़ ली है, सेंट्रल थीम हमने पकड़ ली है। नहीं सेजल, गलत है। बाकियों के आंसर्स भी बताएं। सर बी। नहीं बेटा, बी नहीं है। बी में डी आप सर। लोग क्या बोल रहे हो पता है? महान पोएट जल्दी मर जाते हैं। डी अरे सर। ऐसे थोड़ी ना बोला है। उसने बोला कुछ महान, 3 लोगों के बारे में उसने बात की थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 3 great poets died in the prime of youth, but Shelley's death was most regrettable. शैली का वो तारीफ भी किया तीनों में। आंसर इज ए। ये सब ना स्कूल मेथड है। स्कूल आपको गलत सलत सिखा दिया है कि हमेशा ना ब्रॉड वाले ऑप्शंस मार्क करो, कभी भी नहीं। आप ऐसे लॉजिक के साथ लाइफ में गलत डिसीजंस लोगे। आपको पैसेज जिस बारे में उसमें मार्क करो। पैसेज में उसने ये नहीं बोला है कि सारे ग्रेट पोएट्स की जल्दी डेथ हो जाती है। इनफैक्ट उसने तो फर्स्ट पैराग्राफ में पूरे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि क्या होता अगर ये लोग भी जल्दी मर जाते, हम इनका अच्छा काम नहीं देख पाते। सो दिस इज अ मिस्टेक दैट वी कमिट। गॉट इट? यस सर। सेजल, यस सर। है ना? ठीक है, इस चीज को हम समझेंगे। उसने क्या बोला था सेकंड पैराग्राफ की शुरुआत में? ये बोला था ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है मैं 3 पोएट्स के को देख के कर रहा हूं, यानी उसने ये ऑब्जर्वेशन 3 पोएट्स को देख के किया है। उसमें से एक उसे ज्यादा अच्छा लगता है, 2 और 3 भी अच्छे लगते हैं, एक ज्यादा अच्छा लगता है। पैसेज में ये है। हम इतना जनरल नहीं मार्क करें, प्रॉब्लम हो जाएगी। What is the flattering unction that author refers to in the first paragraph? फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर ने फ्लैटरिंग अंक्शन की बात की है। उसका मीनिंग क्या है? चलो देखते हैं। कहां पर है ये, मुझे यहां पर दिखा। Had Milton been only known by the poems of his youth, we might with equal plausibility have laid that flattering unction to our heart. That flattering unction यानी इसके पहले कहीं पर लिखा होगा, पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। तो यहां पर आपको पढ़ के मीनिंग निकालना पड़ेगा। फ्लैटर करने का मतलब क्या होता है? मक्खन लगाना। फ्लैटर करना मतलब मक्खन लगाना होता है। तो अगर बोल रहा है हम अपने दिल को वैसे ही मक्खन लगा रहे होते, ठीक है, तो किस चीज के बारे में यहां पर बात किया है? अंशन का मतलब होता है मलहम। तो फ्लैटरिंग अंशन का मतलब कॉन्सोलेशन है, कॉन्सोलेशन। हम अपने दिल को कंसोल कर रहे हैं। ठीक है, अंशन का मतलब होता है ऑइंटमेंट या मलहम। ऑयली स्किन वाले लोगों को भी अंशियस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है बॉस आंसर? यस, कम ऑन आंसर्स। एलिमिनेट कर दो। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचे हुए में से देखेंगे, कुछ तो बताओ। इवन इफ इट इज डिफिकल्ट, लेट अस ट्राई टू फाइट इट आउट। सर पहले ए। पैराग्राफ में उसने क्या बोला था? पहले पैराग्राफ में उसने ये बोला था कि अगर ये सारे इंसान भी पहले मर जाते तो हम इनका बेस्ट वर्क नहीं देख पाते, तो कैसा लगता। और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। उस चीज को उसने फ्लैटरिंग अंशन बोला है।
क्या हुआ? आंसर इज ऑप्शन बी, वेरी पुअर स्टूडेंट्स, वेरी पुअर. नॉट बिकॉज यू आर गिविंग मी रॉन्ग आंसर्स और एनीथिंग, simply because you are not willing to participate. And this is very surprising because usually इस बैच में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. अब आप सोच ही लिए हो कि हमें आंसर नहीं देना है, तो आई थिंक आई शुड नॉट एक्सप्लेन ऑल्सो वाई बी इज द आंसर, राइट? बट राइट आंसर इज बी. अयान, आपने जो आंसर दिया है, द फैक्ट हैड नॉट बीन कट ऑफ इन देयर प्राइम. ठीक है, देखो ये क्या हुआ, ये एक फैक्चुअल चीज बोली, ठीक है, बात हुई है ये, लेकिन ना पूरे पैराग्राफ में जो बात हुई है उसका मैसेज को उसने फ्लैटरिंग अंक्शन बोला है. बोला है हम ये फ्लैटरिंग अंक्शन मिल्टन के केस में भी लगा लेते, यानी बाकी केस में भी हम यही चीज बोल रहे हैं. क्या बोल रहा है? कंसोल करना अपने आप को कि ये जो पोएट्स हैं वो अपना बेस्ट काम कर दिए. गॉट इट? आंसर इज ऑप्शन बी. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीबडी नाउ. 10th क्वेश्चन. अगर आपने नहीं पढ़ा है पैसेज तो आप क्यों क्लास अटेंड कर रहे हो मुझे नहीं पता. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन नाउ. ऑप्शन नंबर 10, प्लीज गिव मी योर आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 10 का. आपका आंसर गलत होगा वो चलेगा, बट आंसर चाहिए. श्रेयसी एंड सेजल दो लोग का आया है, बाकी लोगों का आंसर. वंशिका का बी. वंशिका, ये तो कहां से ले आए तुम? रिलीजन की बात कहाँ है पैसेज में? तो सबसे पहली चीज, आर्क एंगल दिया कहाँ है? ओके, लेट मी. वैभव आंसर दो अपना, है आंसर दो, क्या आंसर है आपका? ए वैभव एंड आयान, गिव मी आंसर्स. ए सर. ए. ओके, वैभव का आ गया. अयान? अयान आंसर दो तभी आगे बढ़ेंगे. सर डी. डी, ठीक. सबसे पहली चीज तो ये लाइन लिखी है यहां पर, आर्क आर्क एंजल्स हैंड. बायरन लिव्ड लॉन्गर एंड प्रोड्यूस्ड मोर देन हिज ब्रदर पोएट्स. बायरन ज्यादा जिया, yet he was extinguished when his genius was still ascendant. लेकिन वो बुझ गया जब उसकी जीनियस ascendant, ascendant मतलब बढ़ रही थी. When his swift and fair creations were issuing like words from an archangel's hand. जब उसके क्रिएशन ऐसे लग रहे थे कि आर्च एंजल के हैंड से आए हैं. मुझे नहीं पता कि लोगों ने कीट का आंसर क्यों मार्क किया है. वाई पीपल हैव मार्क्ड कीट हियर? दिस इज सिली मिस्टेक. बिकॉज यार ये तो साफ साफ दिया है. और रिलीजन तो कहां से आया मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है. वंशिका, रिलीजन कहां से लेकर के आई? सॉरी सर. अरे सॉरी नहीं, अरे डोंट बी सॉरी. वाई आर यू सॉरी? से थोड़ी ये गलत आंसर आगे आ गया, बट मैं लॉजिक कंफ्यूजिंग समझना चाह रहा हूँ. सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है. समझ ही नहीं नहीं रहा. तो रिलीजन तो दिया ही नहीं ना बेटा. बाकी 3 मारती तो ठीक है, ये सबसे स्टूपिड वाली मिस्टेक थी ना. मेरे को वो उससे प्रॉब्लम है. मतलब गलत होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत आप करो, बट गलत का लॉजिक हमें पकड़ना है ना. तो जैसे बाकी लोगों का क्या है, बाकी लोगों ने क्या किया, वो बायरन और कीटो ठीक से पढ़े नहीं, चलना इसके बारे में बोला, मार्क कर दिया, सिली मिस्टेक. तुमने एक ऐसी चीज की जो पैसेज में दिया नहीं, जो जो अवॉइड करना है हमको, ठीक है. तो है तो ये बायरन के बारे में, हाईलाइट द परफेक्शन या शो हिज एडमिरेशन. ठीक है. आर्क एंजल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी एंजल ने उसे बनाया है. ठीक है, राइट. तो क्या मार्क करना चाहिए? डी, शो हिज एडमिरेशन फॉर बायरन्स वर्क. एडमायर करता था ये तो पक्का मैं बोल सकता हूं. ठीक है, चलो 11th में चलते हैं.
द ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू अग्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट लाइकली किससे अग्री करेगा, लीस्ट लाइकली टू अग्री। एकदम इजी है यार, ये डायरेक्ट है। इसने तारीफ किसकी की है सब में, शैली। शैली की तारीफ की है, तो उसकी बुराई वाला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए ना। आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट मेच्योर्ड एज अ पोएट व्हेन ही डाइड। ठीक है, लीस्ट लाइकली टू अग्री, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये जरूर बोला है कीट्स पोएट्री वाज मोर मेच्योर, तो इसका मतलब नहीं कि ये मेच्योर नहीं हुआ था। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया? यस सर। Yes, Okay, sir. so we will stop here. Next class we will do the remaining 4 passages. Okay, और वो जल्दी हो जाएंगे, वो इजी है। थर्ड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसमें टाइम लगता, बट आई होप आपको गलतियां समझ में आई। और इस पैसेज को एक बार और आप पढ़ के देखिएगा। ठीक है, मेक इट इजी, थोड़ा सा अपने लिए इजी बनाओ। इजी बनाना है तो हमें ये समझना है कि आइडिया क्या है, बाकी चीजें तो बार बार हमें देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछेगा तो जाके देखेंगे, एक एक लाइन का मीनिंग नहीं समझना है। ये सारे लोगों का नाम हम पहली बार सुन रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस आर ABCD, सम पीपल जिनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट वी नीड टू मेक आवर लाइफ इजी। हमें पढ़ाई को बर्डन नहीं लेना है, आराम से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस एंड एप्टीट्यूड। जैसे मैंने वो इरोस वाला क्वेश्चन में APJ कलाम कैसे रिप्लेस किया, कॉमन सेंस था वो। कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेहतर वे में आप परफॉर्म करो। ठीक है, राइट? चलो देन, ओके। एनी डाउट, एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस, एल्स वी विल एंड द क्लास। सर एक्लिप्टिक का मतलब एक बार बता दीजिए। एक्लेक्टिक का मतलब होता है बेटा डाइवर्स। एक्लेक्टिक रीडिंग मतलब डाइवर्स रीडिंग, अलग अलग सोर्सेस से हम पैसेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, यस सर। ओके, चलो बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. राइट।